आर्यन अपने गांव से पहली बार किसी बड़े शहर में आया था। उसकी उम्र अभी 24 साल थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नौकरी पर लगा था। बड़े सपने लेकर घर से निकला, आर्यन नए माहौल को लेकर थोड़ा उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था। शहर की भागदौड़ और महंगे किराए ने उसे जल्द ही एहसास करा दिया कि यहां जीना आसान नहीं था। कई दिनों तक सस्ते किराए के लिए इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा कमरा मिला जो उसकी जेब के हिसाब से सही था। यह कमरा शहर के बाहरी इलाके में था, जहां आबादी कम थी और सड़कों पर अंधेरा जल्दी छा जाता था। मकान मालिक मिस्टर वर्मा एक उम्र दराज आदमी थे, जिनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी। आर्यन जब पहली बार वह कमरा देखने गया तो उसे महसूस हुआ कि कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर हल्की सी दरारें थीं, फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछे थे जो दबाव पड़ने पर चरमरा जाते थे। कमरे में एक पुरानी अलमारी, एक खाट और दो खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर एक घना पेड़ साफ दिखाई देता था। मिस्टर वर्मा ने उसे कमरे के नियम समझाए। देखो, कमरा सस्ता है, लेकिन नियमों का पालन करना पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना और तीसरी मंजिल पर जाने की कोशिश मत करना। वहां जाने की इजाजत नहीं है। आर्यन ने यह बात सुनी और सोचा, किसी पुरानी सोच वाले आदमी का वहम होगा। वह ज्यादा सवाल किए बिना रजामंद हो गया और अगले ही दिन वहां शिफ्ट हो गया। पहली रात आर्यन के लिए थोड़ा अजीब थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। उसने इसे अनदेखा किया और खिड़की से झांक कर बाहर देखा। घना पेड़ हवा में हल्का हल्का झूम रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात को करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सुबह होते ही वह यह बात मकान मालिक से कहने गया। मिस्टर वर्मा ने उसकी बात सुनी और गंभीर लहजे में बोले, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। यह तुम्हारा भ्रम है। जब अकेले रहते हो तो मन डरावनी बातें गढ़ने लगता है। आर्यन को लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकान और नए माहौल का असर है। तीसरी रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी देखी। डायरी के पन्ने पीले और जगह जगह से फटे हुए थे। उत्सुकतावश उसने उसे पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम खतरे में हो। इस कमरे में कुछ ऐसा है जो किसी को भी चैन से रहने नहीं देगा। मैं यहां जो कुछ झेल चुका हूं उसकी कल्पना भी मत करना। डायरी में लिखे ये शब्द पढ़कर आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह डायरी किसकी हो सकती है। यह कमरा एक जाल है। यहां जो आता है वह या तो खुद को खो देता है या इस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। आर्यन पूरी रात जागता रहा। उसका दिमाग उलझन और डर से भरा हुआ था। अगले दिन आर्यन ने मकान मालिक से इस डायरी के बारे में पूछा। मिस्टर वर्मा ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब आर्यन ने जोर दिया तो वे बोले, यह डायरी किसी पुराने किराएदार की होगी। ज्यादा सोचो मत। अगर रहना है तो यहां के नियमों का पालन करो। आर्यन को लगा कि मिस्टर वर्मा कुछ छिपा रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह इस कमरे और डायरी के रहस्य को सुलझाएगा। आर्यन ने अब तक इस कमरे के अजीब अनुभवों को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। डायरी में लिखी हर बात उसे डराने के साथ साथ उस कमरे से जुड़े रहस्य को जानने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या यह सब सिर्फ उसका वहम था या वाकई इस कमरे में कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से परे था? आर्यन उस डायरी की बातों को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उस पर ही लौट आता। हर बार डायरी के वे डरावने शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते। यह कमरा एक जाल है। उसने खुद को समझाया कि यह सब बकवास है, लेकिन कमरे का माहौल धीरे धीरे उसे और बेचैन करने लगा। उस रात आर्यन ऑफिस से थका हुआ लौटा। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और जल्दी सोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे चल रहा हो।
उसने झट से बत्ती जलाई और नीचे देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार वह आवाजें बंद नहीं हुईं। अलमारी के पास से खच-खच की आवाज आने लगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुराने कपड़े और एक बदबू जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया और सोचा, शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम है। पर तभी उसे कमरे की खिड़की से बाहर कुछ हलचल दिखी। बाहर का पेड़ जो हमेशा शांत रहता था, अजीब तरह से हिल रहा था, जबकि हवा का नामो निशान नहीं था। आर्यन ने घबराकर फिर से डायरी उठाई और आगे पढ़ना शुरू किया। अगले पन्ने पर लिखा था, यह जगह एक अंधेरे रहस्य को छुपाए हुए है। मैंने यहां एक छाया को देखा है जो हर रात मेरे पास आती थी। यह छाया न तो पूरी तरह दिखती है, न ही पूरी तरह छिपती है। डायरी की इस बात ने आर्यन के डर को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि मकान मालिक ने उसे कमरे के बारे में ज्यादा सवाल करने से मना किया था। अगले दिन आर्यन ने ऑफिस से लौटकर मकान मालिक से सीधे सवाल किया। उसने डायरी के बारे में सब कुछ बताया और कहा, मुझे सच बताइए, इस कमरे में पहले क्या हुआ था? यह डायरी किसकी है और ये बातें क्यों लिखी गई हैं? मिस्टर वर्मा थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुमसे कहा था ना, ज्यादा सवाल मत करो। इस जगह के बारे में जितना कम जानोगे उतना बेहतर रहेगा। आर्यन ने जवाब में कहा, अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता करूंगा। आर्यन, इस कमरे में जो भी रहता है वह या तो इसे छोड़कर चला जाता है या खो जाता है। आर्यन को याद आया कि मिस्टर वर्मा ने उसे तीसरी मंजिल पर न जाने के लिए कहा था। उसने सोचा, शायद यही वह जगह है जहां सारे सवालों का जवाब मिलेगा। उसने मकान के पीछे जाकर तीसरी मंजिल की खिड़की को देखा। वहां धूल जमी हुई थी और खिड़की के कांच पर अजीब तरह की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो। उस रात उसने एक योजना बनाई। वह तीसरी मंजिल पर जाकर सच्चाई का पता लगाने वाला था। आधी रात को आर्यन ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सीढ़ियों पर अंधेरा छाया हुआ था और हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी मंजिल का दरवाजा बंद था, लेकिन उसे वहीं पुरानी चाबी याद आई जो अलमारी में मिली थी। उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज ठंडा झोंका आर्यन के चेहरे से टकराया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपनी फोन की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखा। कमरे में पुरानी कुर्सियां और मेज पड़ी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी लकड़ी की पेटी पर गई। पेटी पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, यह मत खोलो। धीरे धीरे पेटी का ढक्कन उठाया। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेटी के अंदर एक पुरानी फोटो और एक लटकन पड़ा था। फोटो में एक परिवार था, मिस्टर वर्मा, उनकी पत्नी और एक बच्चा। लेकिन फोटो में हर किसी का चेहरा डरावने ढंग से खरोंचा हुआ था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वह फोटो और लटकन वापस पेटी में रख दिए और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। क्या आर्यन तीसरी मंजिल से बचकर निकल पाएगा? फोटो में दिखे लोगों का इस रहस्यमय कमरे से क्या कनेक्शन है? और अनुष्का कौन है? आर्यन बेतहाशा डर और जिज्ञासा के बीच जूझते हुए तीसरी मंजिल से अपने कमरे की ओर भागा। लेकिन जब वह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने उसे ताला लगाकर ही छोड़ा था। कमरे के अंदर का दृश्य उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगा। सब कुछ अस्त व्यस्त था। उसकी अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और बीचों बीच वह डायरी खुली पड़ी थी, मानो किसी ने उसे फिर से पढ़ा हो। आर्यन ने थरथराते हाथों से डायरी उठाई। आखिरी बार जब उसने इसे देखा था तो वह उस पन्ने पर बंद थी जहां लिखा था, जो सच्चाई के करीब जाता है वह खुद सच्चाई में खो जाता है। अब डायरी के उस पन्ने पर कुछ और लिखा था। यह नया था।
तुमने तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला और अब यह तुम्हारे पीछे है। तुम इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें देख रहा है। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने डायरी को जोर से बंद किया और बिस्तर पर फेंक दिया। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह आर्यन सीधा मिस्टर वर्मा के पास गया। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने गुस्से में कहा, आपने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये डायरी, ये कमरा और तीसरी मंजिल, इन सब का सच क्या है? मिस्टर वर्मा ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा, तुमने डायरी पढ़ी तो अब सुनो। यह कमरा पहले एक परिवार को दिया गया था। वे एक खुशहाल परिवार थे, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी अनुष्का। आर्यन ने चौंक कर पूछा, अनुष्का? वही नाम जो मैंने लटकन पर देखा था? हाँ, वही अनुष्का। लेकिन इस परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। वे अचानक गायब हो गए। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ यह लटकन और कुछ सामान तीसरी मंजिल पर मिला। तब से यह कमरा खाली था। जब मैं इस घर का मालिक बना तो मैंने तय किया कि तीसरी मंजिल हमेशा बंद रहेगी। आर्यन ने पूछा, लेकिन वे गायब क्यों हुए? क्या हुआ था उस रात? मिस्टर वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ चीजें न जानना ही बेहतर है। अगर तुम समझदारी दिखाओ तो इस कमरे को छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। आर्यन ने मकान छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। उस रात उसने एक बार फिर डायरी के अगले पन्ने को पढ़ने का फैसला किया। अगर तुमने अब तक यह नहीं समझा कि यह जगह क्यों खतरनाक है, तो जान लो, यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह एक कैद है, और जो इसमें घुसता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह सोने ही वाला था जब अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसने देखा कि खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर पेड़ की टहनियां खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रही थीं। फिर उसे वह छाया दिखी। यह वही छाया थी जिसका जिक्र डायरी में किया गया था। छाया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका आकार स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने बिस्तर से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। उसने महसूस किया कि छाया ने उसे जकड़ लिया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब आर्यन को होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने देखा कि डायरी अब उसकी गोद में पड़ी थी, लेकिन इस बार डायरी के अंदर एक और पन्ना था जो पहले वहां नहीं था। अनुष्का को बचाओ, तीसरी मंजिल पर वापस जाओ। आर्यन ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अब आर्यन के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह तीसरी मंजिल पर वापस जाएगा? छाया का सच क्या है? और अनुष्का को किससे बचाने की बात हो रही है? यह रात आर्यन के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन क्या यह उसकी आखिरी रात साबित होगी? आर्यन ने पूरी रात उस नए पन्ने पर लिखे शब्दों के बारे में सोचा। अनुष्का को बचाओ, तीसरी मंजिल पर वापस जाओ। यह संदेश किसी चेतावनी जैसा था या फिर एक पुकार? वह अब तक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे बार बार तीसरी मंजिल की ओर जाने के लिए उकसा रहा था। सुबह होते ही उसने मिस्टर वर्मा से फिर सवाल पूछने की कोशिश की। आपने कहा था कि यह परिवार गायब हो गया था, लेकिन डायरी और यह संदेश साफ इशारा कर रहे हैं कि तीसरी मंजिल पर कुछ हुआ है। सच क्या है? तुम अब तक यहां क्यों रुके हो? मैंने कहा था यह सब भूल जाओ और चले जाओ, लेकिन अगर तुम खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो तो जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। आर्यन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह आज रात तीसरी मंजिल के सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। उस दिन आर्यन ने खुद को पूरी तरह तैयार किया। उसने अपने फोन की बैटरी फुल चार्ज की, एक टॉर्च और अपने बचाव के लिए एक लोहे की छड़ी साथ रख ली। रात के करीब 12 बजे उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। पूरे मकान में सन्नाटा पसरा हुआ था। तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां
अंधेरे में डूबी हुई थीं। आर्यन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। जब वह तीसरी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पहले से ज्यादा ठंडक महसूस हुई। उसने चाबी निकाली और दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक भयंकर गंध उसके नथुनों में भर गई। ऐसा लगा जैसे यह कमरा सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरा पहले से ज्यादा अस्त व्यस्त था। दीवारों पर खरोंचों के निशान अब और गहरे हो चुके थे। फर्श पर लाल रंग के धब्बे थे जो सूख चुके खून जैसे लग रहे थे। आर्यन ने चारों ओर टॉर्च घुमाई और उसकी नजर उस लकड़ी की पेटी पर गई। आर्यन ने पहले की तरह पेटी का ढक्कन उठाया। इस बार उसके अंदर वही फोटो और लटकन के साथ एक छोटा कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उसने वह कागज उठाया और पढ़ा। अनुष्का यहां फंसी हुई है, उसे आजाद करो। अचानक उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिल रही हों। ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही छाया खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। छाया ने धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ना शुरू किया। आर्यन का शरीर डर से जड़ हो गया। उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी छाया की आवाज गूंजी। तुमने इसे खोल दिया, अब यह तुम्हारा अंत है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनुष्का कहां है? वह क्या चाहती है? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी दिशा बदलकर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने दर्पण की ओर इशारा किया। आर्यन ने दर्पण की ओर देखा। उसकी सतह पर एक धुंधलापन था और धीरे धीरे उसमें एक लड़की की छवि उभरने लगी। वह लगभग 10 से 12 साल की होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। आर्यन ने डरते डरते पूछा, क्या तुम अनुष्का हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और दर्पण के अंदर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसने दर्पण पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और देखा कि उसने लिखा था, मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने दर्पण को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और छाया की काली आकृति आर्यन के चारों ओर मंडराने लगी। वह डर के मारे चिल्लाया, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे जाने दो। अगर तुम अनुष्का को आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को इस कमरे से जोड़ना होगा। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारा इरादा मुझे भी फंसाने का है? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। आर्यन अब पूरी तरह उलझन में था। क्या वह दर्पण में बंद अनुष्का को बचा पाएगा, या छाया उसे भी अपना अगला शिकार बना लेगी? क्या तीसरी मंजिल पर उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, या यह सिर्फ एक नया जाल साबित होगा? कमरे में छाया का दबाव बढ़ता जा रहा था। आर्यन को लग रहा था कि वह किसी अदृश्य जाल में फंसता जा रहा है। चारों ओर ठंड और अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दर्पण के अंदर की लड़की अनुष्का अब और ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह लगातार कुछ इशारा कर रही थी। आर्यन ने देखा कि अनुष्का बार बार दर्पण की सतह पर अपना हाथ मार रही थी। उसकी उंगलियां दर्पण के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूं? अनुष्का ने दर्पण पर अपने हाथ से फिर कुछ लिखा। इस बार आर्यन ने देखा कि उसने लिखा था, लाल निशान। आर्यन समझ नहीं पाया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन तभी दर्पण से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन वह आवाज गहराई में दब गई थी। छाया की उपस्थिति अब और भारी हो चुकी थी। वह दर्पण के चारों ओर चक्कर काटने लगी। आर्यन ने याद करने की कोशिश की कि उसने लाल निशान जैसा कुछ देखा था या नहीं। तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। वहां सूखे हुए खून के धब्बे थे, जो किसी अजीब आकार में बने हुए थे। उसने पास जाकर देखा। यह एक गोला था, जिसके बीच में एक तारे जैसा निशान था।
उसे यह किसी तांत्रिक चिन्ह जैसा लगा। यह लाल निशान किस लिए है? क्या यह अनुष्का को मुक्त करने के लिए है? छाया रुक गई। उसकी गहरी घुटी हुई आवाज गूंजी। यह निशान अनुष्का की कैद का दरवाजा है। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आर्यन अब तक डर के मारे पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और इंसानियत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वह उस लाल निशान को छू कर देखेगा। जैसे ही उसने लाल निशान पर हाथ रखा, पूरे कमरे में बिजली जैसी चमक फैल गई। दर्पण जोर जोर से हिलने लगा और अंदर से अनुष्का की चीखने की आवाजें आने लगीं। आर्यन ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निशान से एक काली परछाई बाहर निकली और सीधा दर्पण की ओर चली गई। दर्पण के अंदर का दृश्य बदलने लगा। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। अनुष्का की जगह एक औरत की आकृति दिखने लगी। आर्यन को समझ नहीं आया कि यह औरत कौन है। वह लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं थी। तभी कमरे में एक और झटका लगा और एक पुरानी तस्वीर हवा में तैरते हुए आर्यन के सामने गिर गई। यह वही तस्वीर थी जो उसने पेटी में देखी थी, वर्मा परिवार की। लेकिन इस बार तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने उन्हें छोड़ा नहीं, उसने उन्हें खा लिया। आर्यन के दिमाग में यह बात बिजली की तरह कौंधी। उसने चीखते हुए छाया से पूछा, तुम कौन हो? यह सब क्या है? छाया ने धीमे स्वर में कहा, मैं सिर्फ वह हूं जो इस जगह को जीवित रखता है। आर्यन ने महसूस किया कि वह खुद इस रहस्य में फंसता जा रहा है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अनुष्का को बचा रहा है या खुद अपनी मौत के करीब जा रहा है। तभी दर्पण के अंदर से अनुष्का की आवाज आई, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना स्थान देना होगा। आर्यन ने चौंक कर पूछा, मेरा स्थान? इसका क्या मतलब है? लेकिन अनुष्का ने कुछ और नहीं कहा। आर्यन अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे अपनी जान दांव पर लगानी थी। क्या वह अनुष्का को बचाने के लिए खुद को इस दर्पण की कैद में फंसा लेगा, या वह इस रहस्यमय कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढेगा? सच के इस धुंधले रास्ते पर आर्यन की अगली चाल क्या होगी,